सिंधु घाटी सभ्यता के मूल निवासी आखिर कौन थे, कहाँ से आए थे? इसके बारे में इतिहासकारों के मत और विचार हमेशा आपस में मतभेद रहे हैं विचारों में। तो आज हम इसी को जानने का प्रयास करते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के मूल निवासी कौन थे, कहाँ से आए थे और अलग-अलग इतिहासकारों ने उनके बारे में क्या-क्या कहा है। ठीक डिटेल में समझने वाले हैं। इससे और इसी के साथ में हम ये भी समझने वाले हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का मेसोपोटामिया की सभ्यता से क्या संबंध था, किस क्या-क्या समानताएँ थी, क्या-क्या भिन्नताएँ थी। इससे पहले हमने सिंधु घाटी सभ्यता के नाम एक वीडियो में अलग से कर लिए हैं, बहुत सारे नाम हैं। इतने सारे नाम एक सभ्यता के होने के कारण क्या हैं? अलग-अलग कारण हैं। इनमें से सबसे उचित नाम क्या है? ये भी हमने देखा है। आप लोग कमेंट करके आंसर बताइए कि सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता का सबसे उचित नाम कौन-सा है? सबसे सटीक सही नाम कौन-सा है? तो ये हमने देखा। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई और किसने की? 1921 में माना जाता है कि हड़प्पा की खोज हुई, दयाराम साहनी और जॉन मार्शल के द्वारा की गई। लेकिन उससे 100 साल पहले 1826 में एक व्यक्ति ने अपनी एक पुस्तक में हड़प्पा का जिक्र कर दिया था। तो इसको 100 साल कैसे लगे एक सभ्यता का नाम देने में, वो डिटेल में समझाया हुआ है। अब देखो, चीज़ों को मैं अलग-अलग करके समझा रहा हूँ कि नाम अलग से, खोज अलग से, फिर उसके मूल निवासी के बारे में जो तर्क दिए हैं वो अलग से, केवल इसलिए जिससे कि आप डिटेल में समझ सकें, लॉजिकल कॉन्सेप्चुअल समझ सकें और इस तरह से समझ सकें कि दोबारा समझने की ज़रूरत ना पड़े। और वो एक वीडियो में ही संभव नहीं है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, तो फिर स्किप करने लग जाते हैं। तो हम समझेंगे आज कि मूल निवासी कौन थे, कैसे थे, मेसोपोटामिया से क्या संबंध था। और अगर चीज़ें लॉजिकल, कॉन्सेप्चुअल अच्छी लगती हैं तो लाइक करके आगे बढ़ा दीजिएगा। और सारथी से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। सारथी परिवार की ऑनलाइन में शुरुआत है। हालाँकि 10-12 साल से मैं ऑफलाइन में पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ऑनलाइन में शुरुआत है। तो शुरुआत से जुड़िए और आगे इस परिवार को लेकर चलिए। चलिए देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के मूल निवासी कौन हैं? इनकी उत्पत्ति कैसे हुई है? तो देखो, सबसे पहला प्रश्न आता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग संभवतः, पहली बात संभवतः है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी चीज़ सटीक नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आद्ययुगीन सभ्यता है। अब ऐसा क्यों है? तो वो ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ। आद्ययुगीन सभ्यता के तहत तो संभवतः भूमध्य सागरीय प्रजाति के थे। अब ये भूमध्य सागरीय प्रजाति क्या है? तो देखो, हमारे इंसानों की अलग-अलग प्रजातियाँ हैं। भारत में कुल मिलाकर मूलतः मूलतः मुख्यतः 4 प्रजाति मानी जाती है। एक प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, मैंग्लोइड, अल्पाइन और भूमध्य सागरीय प्रजाति। मतलब क्या है? जैसे कि उत्तर भारत के हम, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, ये सब लोग, राजस्थान, बिहार, ये सब लोग अलग टाइप के दिखते होंगे और पूर्वोत्तर भारत के लोग थोड़े से दिखने में अलग हैं। समझ में आ रहा होगा, इतने से डिटेल में समझाने की जरूरत नहीं है। ज्योग्राफी में आप लोगों ने डिटेल में समझा होगा या फिर समझेंगे। ठीक है, दक्षिण भारत के लोग अलग दिखते हैं, तो दक्षिण भारत के लोग अलग, पूर्वोत्तर के लोग अलग, उत्तर के लोग अलग। तो वो जो दिखने में अलग हैं, वो अलग-अलग प्रजातियां हैं मानव की। तो उनमें से ये सिंधु सभ्यता के लोग कौन माने गए हैं? तो भूमध्य सागरीय प्रजाति मानी गई है। ठीक, अब इतिहासकारों के जो विचार हैं, अलग-अलग विचार हैं। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ये लोग विदेशी थे, विदेशों से भारत आए थे। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ये ग्रामीण बस्तियां थीं और उन ग्रामीण बस्तियों से यहाँ पर इन्होंने नगर बसा लिए। कुछ बोलते हैं कि भारत की भूमि पर ही इन्होंने विकास किया। तो अलग-अलग लोगों ने अलग-अलग तर्क दिए हैं। उन्हें हम डिटेल में थोड़ा-सा समझ लेते हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं, 5 से 10 मिनट में हम इसे कवर कर लेंगे। तो देखो, अलग-अलग लोगों ने अलग-अलग तर्क दिया है। परीक्षाओं में ये सुमेलित करने के लिए आ जाते हैं। इन तर्कों के खंडन कैसे हुए हैं और ये तर्क क्या है? जैसे जिगोरिट है, सहतीर है, तो ये सब है क्या? इन्हें एक बार समझ लेते हैं। देखो है क्या? शुरुआत में हमारा यहाँ पर भारत की ये कौन-सी सिंधु घाटी सभ्यता, और इधर जाएँगे तो पाकिस्तान, ईरान, इराक ये पड़ता है, तो ईरान, इराक साइड में यहाँ पर मेसोपोटामिया की सभ्यता। ठीक है? इतना पता ही होगा। मेसोपोटामिया की सभ्यता अभी तक प्राचीनतम सभ्यता मानी जाती थी विश्व की, लेकिन नए शोधों के अनुसार, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ लास्ट वीडियो में, कि सिंधु घाटी सभ्यता को माना जा रहा है कि लगभग उससे भी बहुत पहली सभ्यता है, लगभग 8000 वर्ष पुरानी सभ्यता है। इसका मतलब, अब अगर ये हम मान लेते हैं, मतलब जो अभी तक जिन्होंने तर्क दिए हैं, यहाँ पर आपने हम देखोगे जो विदेशों से, यानी कि मेसोपोटामिया से यहाँ पर आए हुए बोल रहे हैं, तो वो कौन बोलेंगे? मुख्य रूप से विदेशी ही बोलेंगे। आप नाम देखोगे यहाँ पे क्रैमर है, अर्नेस्ट मैके है, गार्डन चाइल्ड है और मार्टिमर व्हीलर है।
इनको विशेषतः ध्यान रखना है, क्योंकि एक भारतीय नाम भी आपको मिल रहा है जो विदेशी तर्क दे रहा है, तो वो और भी ज्यादा स्पेशल हो जाता है। ठीक है, अब ये लोग जो तर्क दे रहे हैं वो इस तरह से दे रहे हैं क्योंकि ये सभ्यता पुरानी है, इससे सिंधु घाटी से अभी तक जो माना जाता था। ठीक है, तो जब ये पुरानी है तो पुराने ही लोग यहाँ पर आकर बस गए होंगे, इन आधारों पर दे रहे हैं। तो वो आधार किस तरह से हैं? तो ये क्रैमर बोल रहे हैं कि जिस प्रकार से सिल्क रूट था, आप लोग जानते होंगे कि चाइना से और पश्चिम के देशों की तरफ के लिए एक सिल्क सिल्क रूट था, एक मार्ग था, एक रास्ता था। ठीक है, तो ये क्या इस मार्ग के आधार पर ये बोल रहे हैं कि यहाँ के लोग, क्योंकि पुरानी सभ्यता थी, तो यहाँ के लोग क्या हुआ, इस उत्तरापथ से आए पैदल पैदल या फिर घुड़सवारी करके या फिर किसी भी तरह से, और वो यहाँ पर आकर सिंधु घाटी में बस गए। ठीक है, लेकिन इस तर्क का खंडन हो चुका है। कैसे, अभी बताऊंगा। अर्नेस्ट मैके भी बोल रहे हैं ये सुमेरियन लोग थे, इन्होंने यहाँ से पलायन किया। सुमेरियन मतलब, अब देखो अभी बोल रहा था मैं सिंधु, ये मेसोपोटामिया। तो जिस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता के अलग अलग सभ्यताएं, अलग अलग नगर हैं, महानगर हैं, जैसे कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, वैसे ही यहाँ पर मेसोपोटामिया के अलग अलग नगर, अलग अलग सभ्यताएं हैं, जैसे सुमेर और बेबीलोनिया। तो मुख्य रूप से वहाँ की सभ्यता सुमेर से यहाँ की तुलना की जाती है। ठीक, तो ये सुमेरियन लोग थे जो यहाँ से यहाँ पर आकर बस गए। इन लोगों ने पलायन किया, यहाँ से छोड़ा और यहाँ पर आकर बस गए। तो इन लोगों के तर्क का खंडन किया गया। किस प्रकार? भारतीय इतिहासकारों ने, जो आगे जाके बोलेंगे कि यहीं के लोग थे, वो बोल रहे हैं कि अगर ये यहाँ के होते तो यहाँ की सभ्यता में और यहाँ की सभ्यता में तो बहुत बड़ा अंतर है। यहाँ की नगर व्यवस्था, यहाँ की नगर व्यवस्था में बहुत बड़ा अंतर है। यहाँ की टाउनशिप प्लानिंग, नगर व्यवस्था अव्यवस्थित रूप में है, नगर जो बसाए हुए हैं वो अव्यवस्थित हैं। और यहाँ प्रॉपर अच्छे तरीके से नगर को व्यवस्थित किया हुआ, मतलब सुव्यवस्थित नगर प्रणाली है यहाँ पर। सुव्यवस्थित का मतलब आप आगे जाके समझ ही लेंगे कैसे, कि चौड़ी चौड़ी रास्ते हैं, उन चौड़े रास्ते भी 90 डिग्री पर काटते हैं। घरों में आंगन है, जल निकासी की उत्तम व्यवस्था है, घरों में ही आंगन के साथ साथ बाथरूम है, उसके अलावा किचन है, बहुत सारी चीजें हैं। तो यहाँ पर प्रॉपर टाउनशिप है, जो यहाँ पर अव्यवस्थित रूप में है। तो अब ऐसा तो होगा नहीं कि यहाँ पर अव्यवस्थित है यहाँ पर व्यवस्थित होगी। हाँ, तो ये तर्क इन लोगों का खंडित कर दिया जाता है। दूसरी चीज, यहाँ पर ये लोग कच्ची पक्की ईंटें, कच्ची ईंटों का यूज कर रहे हैं, यहाँ पक्की ईंटों का, बहुत सारे अलग चीजें हैं। अब ये गार्डन चाइल्ड, जब इस इन तर्कों का खंडन कर दिया जाता है, तो गार्डन चाइल्ड क्या बोलते हैं कि नहीं, ये सुमेरियन ही लोग थे, सुमेरिया से ही आए थे, लेकिन इनके तौर तरीके नए हो गए थे। तौर तरीके नए हुए किस आधार पर इन्होंने बोला? तो इन्होंने एक दार्शनिक और ज्योग्राफर का नाम लिया टाइनबी का, और बोला कि ये वहां से तो निकले, लेकिन किस प्रकार से, जैसे कुछ लोग अगर स्थापित होते हैं दूसरी जगह जाते हैं तो अपने साथ में कुछ ले तो जाते नहीं, केवल निकल जाते हैं और दूसरी जगह जाकर वो नए तरीके से बसते हैं, नए तरीके से बसते हैं। तो उसी प्रकार से ये लोग यहाँ से निकले और यहाँ पर आकर इन्होंने नए रूप में अपना नए तौर तरीके आजमाए। लेकिन इस बात का भी खंडन कर दिया जाता है कि अगर ये नए तौर तरीके अपनाते तो इनकी भाषा तो कम से कम वहां से मेल खाती। अब ये जो भाषा मेल खाती किस तरह से, कि यहाँ की जो भाषा है वो कीलाक्षर लिपि है। कीलाक्षर मतलब इस तरह से, कील की तरह से अक्षर बनाए हुए, इस तरह से। ठीक है, और यहाँ की जो भाषा है सिंधु घाटी सभ्यता की, वो जानते होंगे कैसी भाव चित्रात्मक है, यानी कि चित्र बना के ये उसके भाव को समझाते थे। ऐसे भाला लिया हुआ है, ये शिकार करने जा रहा है, इस तरह से। तो ये अलग है, तो खंडन कर दिया जाता है। दूसरा ये भी बोला जाता है कि यहाँ के जो लोग थे, अब यहाँ पे आगे पहले इसको भी समझ लेते हैं, फिर एक साथ ही बताऊंगा मैं। संकलिया बोल रहे हैं, संकलिया वही है कि आगे चल के ये बता रहे हैं कि ये जुगुरेट हमें एक से देखने को मिले। ये जिगुरेट क्या है? तो जो मेसोपोटामिया है, मैंने आगे डिस्क्राइब भी किया हुआ है, मेसोपोटामिया में क्या है, मंदिरों का प्रचलन था। वहां पर पुरोहित होते थे, प्रेस्ट होते थे, पुजारी होते थे, और वो पुजारी वर्ग ही, वो पुरोहित वर्ग ही शासन करता था। वही शासन, वही किंग होता था, वही राजा होता था, वही पुजारी होता था। ठीक है, और जहां पर वो वहां का प्रशासन चलता था, वो जो मंदिर होते थे, उन मंदिरों को बोला जाता था इस तरह से, बड़े बड़े चबूतरे, जो भारत में भी, इस सिंधु घाटी सभ्यता में भी देखने को मिले हैं चबूतरे। तो इस तरह के चबूतरे होते, उन चबूतरों पर एक सिंहासन मिलता, इस सिंहासन पर एक राजा बैठा हुआ होता, और वो राजा कौन होता? वो पुरोहित होता जो वहां का प्रशासन देखता। तो संकलिया साहब ने ये बोला
ये जो जिगुरेट थे वहां भी जिगुरेट है और यहाँ भी जिगुरेट, लेकिन इनकी बात का भी खंडन किया गया कि यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता में जो मिला है वो जिगुरेट नहीं है, क्योंकि वहां पर कोई भी हमें सिंहासन नहीं मिल रहा है। हाँ, एक चबूतरा जरूर मिल रहा है, लेकिन इस चबूतरे पर क्या मिल रहा है? इस चबूतरे पर अनाज के दाने मिल रहे हैं, अनाज के दाने। तो इनके तर्क का खंडन किया गया कि ये अनाज के दाने बिल्कुल उसी तरह क्या है कि जैसे पहले मशीनें तो थी नहीं अनाज निकालने के लिए, ठीक है? तो फसल में से अनाज कैसे निकाला जाएगा? आपको पुराना तरीके याद होंगे कि इस तरह से पकड़ा जाएगा और उसको जमीन पर पीटा जाएगा, जिससे कि अनाज के दाने अलग हो जाए। तो ये जो चबूतरे हैं वो अनाज को रखने के लिए, दाने अलग निकालने के लिए होते थे कि उन पर बाली को पीटा जाता, गेहूं की बाली, जौ की बाली, मतलब जो भी अनाज रहता होगा, और उससे दाने अलग हो जाते, और वही दाने कुछ फंसे हुए रह गए, कोई सिंहासन नहीं मिला है। तो ये वहां के जिगुरेट जैसा नहीं है, ये अलग चीज है, चबूतरे और वहां के अलग है। तो इनका भी खंडन हो जाता है। मार्टिन व्हीलर, इनको माना जाता है, सभी लोग जानते होंगे मार्टिन व्हीलर कौन है, क्या है। तो ये बोलते हैं कि दास दासु पद्धति थी, वही जिगुरेट टाइप के, वही पादरी और ये सब, उपनिवेश था और सहतीरों की समानता। अब ये सहतीर क्या है, तो पहले सहतीर को समझ समझ लेते हैं। इन्होंने बोला सहतीर की समानता है। सहतीर होता है पिलर्स, जिन पर किसी भी घर का आधार रखा हुआ होता है, इनको जमीन में गाड़ देते हैं इन पिलर्स को, और यहाँ पर इनके ऊपर, अभी वर्तमान में भी देखते होगे कहीं कहीं पर, पुरानी साउथ वाली मूवीज में देखते होगे, ऊपर से लेंटर डला हुआ है और नीचे पिलर्स लगे हुए हैं, उस तरह के, इनको बोलते हैं सहतीर। तो इन्होंने बोला कि वहां के और यहाँ के सहतीर एक से हैं, ठीक है? तो इस आधार पर ये एक हुए। दूसरा बोलते हैं उपनिवेश, इनका सबसे बड़ा कारण ये उपनिवेश भी आएगा, और दास दासियों, मतलब उसी प्रकार से जैसे वहां के पुरोहित और उनके दास हैं वैसे ही यहाँ पर, लेकिन ऐसा नहीं माना गया, पाया गया। दूसरा उपनिवेश, जैसे कि यहाँ पर ब्रिटेन का उपनिवेश कभी भारत होता था, तो इन्होंने बोला कि बिल्कुल वैसे ही इस मेसोपोटामिया का उपनिवेश ये सिंधु घाटी सभ्यता थी। किस आधार पर? तो यहाँ से और यहाँ के लिए व्यापार के संकेत मिले हैं, ठीक है? अब वो व्यापार के जो संकेत, मतलब यहाँ का कुछ वहां पर, वहां का कुछ यहाँ पर, ऐसा मिला है। एक शब्द मिला है मेलुहा, ठीक, तो उस आधार पर ये कह रहे हैं कि ये उपनिवेश होता था मेलुहा के रूप में, किसका? मेसोपोटामिया का। इनके तर्क का खंडन किया गया कि यहाँ पर एक बहरीन नामक जगह थी, और वो क्या करती थी एक्चुअल में, अभी जो नए शोध आ रहे हैं उनमें ये पता चल रहा है, तो ये जगह यहाँ से एक्सचेंज का काम करती थी, मतलब व्यापार का, यहाँ से व्यापार करती, लेन देन करती, और यहाँ से लेन देन करती, इनके सामान को यहाँ पे और इनके सामान को यहाँ पे एक्सचेंज कर देती। तो इनके तर्क का भी खंडन हो जाता है। अब ये वर्तमान में मुख्य रूप से मान्य नहीं है, लेकिन ये सुमेलित करने के लिए आ जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि कहाँ क्या, किसको, किसने क्या तर्क दिया। तो ये सब क्या विदेशी, एक बार दोबारा से देख लीजिए, क्रेमर, अर्नेस्ट में के, गार्डन चाइल्ड, संकालिया, और ये मार्टिन व्हीलर, ये सब क्या बोल रहे हैं कि ये विदेशों से आए हुए लोग हैं, संभवतः मेसोपोटामिया से, सुमेरिया से आए हुए लोग हैं। कहाँ के? सिंधु घाटी सभ्यता के। अलग अलग तर्क दिए, तो ये तर्क आप लोग देख ही लीजिए। जुगरेट खासतौर से इनको तो ध्यान नहीं रखना है, संकलिया को। बाकी उपनिवेश, सहतीर, ये मार्टिन व्हीलर को भी आप ध्यान रख सकते हैं, सबका पता ही चल गया होगा। इसके अलावा अब आते हैं दूसरे लोगों पर, और ये दूसरे इतिहासकारों पर, ये क्या तर्क देते हैं? तो एक है ये फेयर सर्विस, ये बोल रहे हैं कि ईरानी बलूची ग्रामीण संस्कृतियों से यहाँ की सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ है। कैसे? जिस प्रकार से, अभी ये तर्क थोड़ा सा मान्य हम बोल सकते हैं कि हाँ ठीक ठाक है, ठीक तर्क दिया है। कैसे? जैसे कि अभी भी कुछ गांव होते हैं, और उनके गांव के बीच बीच में सेंटर्स होते हैं, कस्बे होते हैं। कुछ गांव होंगे, 10-12 गांव होंगे, बीच में एक कस्बा होगा, 10-12 गांव होंगे, बीच में एक कस्बा होगा। तो उसी प्रकार से ईरानी और बलूचिस्तानी कुछ ग्रामीण संस्कृतियां थी, जानते होंगे, भारत के साइड में पाकिस्तान, बलूचिस्तान, और उधर ईरान। तो वो कुछ संस्कृतियां थी, ग्रामीण संस्कृतियां, जो डेवलप करके कुछ कुछ गांवों के बीच में एक कस्बे बन गए, और फिर वो नगर में तब्दील हो गए, ठीक है? उसके अलावा ये आर्य है, ये आर्य है, इसको सही कर लेंगे आप लोग, आर्य, ये खासतौर से याद रखना है, आर्य। हालांकि ये तर्क माना नहीं गया, मैं फिर से बोल रहा हूँ, तर्क माना नहीं गया है। देखो, सभी अपने अपने तर्क दे रहे हैं, हम भी क्या कर रहे हैं, हम भी अनुमान लगा रहे हैं, संभावनाएं जता रहे हैं। उनमें से सबसे सही तर्क कौन सा मानेंगे, तो हम बस ये देखेंगे किसने क्या तर्क दिया।
पूर्णतः ये लोग विदेशी नहीं थे, ऐसा हम मानेंगे। अब भारत में कुछ ग्रामीण बस्तियों से और भारत की भूमि पर ये लोग डेवलप करे, ऐसे तर्क किसने दिए हैं? द्रविड़ तर्क किसने दिया है? आर्य तर्क किसने दिया है? और ग्रामीण बस्तियों से किसने दिया? तो फिर फेयर सर्विस ने। लक्ष्मण स्वरूप और रामचंद्र कह रहे हैं कि ये लोग आर्य थे। जो लोग ज्यादा आस्था की तरफ बढ़ते हैं वो इस तरह की इतिहासकार बोलेंगे। तो ये लोग आर्य थे, और आर्य ही, आर्य कौन से? वैदिक आर्य। तो वो उन आर्यों के बाद में ये हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के नगर बसे। तो ये तर्क पूर्णतः मान्य नहीं रहा है। ठीक है। राखल दास बनर्जी, जिन्होंने क्या किया था? मोहनजोदड़ो की खुदाई की थी, मोहनजोदड़ो की खोज की थी। उन्होंने क्या कहा है? ये स्पेशली पूछा जाता है। एक संकलिया का मैं बता रहा हूँ, एक यहाँ पर राखल दास बनर्जी का, जो अपवाद स्वरूप है। बाकी सब अपने अपने विचार दे रहे हैं, हम किसको मान रहे हैं वो बात अलग है। तो और एग्जामिनर किसको पूछ रहा है वो चीज अलग है। तो एग्जामिनर पूछ रहा है राखल दास बनर्जी को। पहली बात, क्यों? क्योंकि ये मोहनजोदड़ो की खोज करता है। दूसरी बात, अपना वजूद रखेंगे खोज करता है तो। दूसरी बात, इन्होंने एक स्पेशल तर्क दिया है, द्रविड़। ये जो दक्षिण भारत के लोग हैं, द्रविड़ लोग, वही यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता के लोग थे। मतलब ये दक्षिण भारत से आए और ये दक्षिण भारत में लोग लौट गए। कुछ जो ऊपर वाले रहे वो बाद में चल के आर्य बन गए, और नीचे वाले द्रविड़ रहे। तो ऐसा तर्क इन्होंने दिया है। तो ध्यान रखना, आर्य किसने कहा? लक्ष्मण स्वरूपस्थ और रामचंद्र ने। द्रविड़ राखलदास बनर्जी ने। क्रमिक रूप से भारत की भूमि पर ही इन्होंने विकास किया था, सिंधु घाटी सभ्यता वालों ने। ऐसा किसने बोला है? डीपी अग्रवाल। ये याद रखना है, और यही तर्क मान्य सबसे ज्यादा हम मानेंगे। अमलानंद घोष, जगपति जोशी, ठीक है। और एक ही अंग्रेज यहाँ पर मिलेंगे विदेशी, कौन? अल्चिन बंधु, रेमंड और ब्रिजेट, ये विदेशी है, बाकी सब स्वदेशी। तो यहाँ पर है क्या, किस किस ने क्या क्या तर्क दिए? उनमें जो सर्वमान्य, सभी अपने अपने विचार दे रहे हैं, सभी अनुमान लगा रहे हैं, सभी ठीक हो सकते हैं, लेकिन उनमें से सबसे ठीक कौन सा माना जा रहा है? तो वो क्रमिक रूप से भारत की भूमि पर विकास करना अभी के लिए सबसे ठीक माना जा रहा है, जिसको डीपी अग्रवाल ने, अमरानंद घोष, जगपति जोशी और अलची बंधु इन्होंने बोला है। उससे पहले एक द्रविड़ के बारे में तर्क किसने दिया? राखलदास बनर्जी ने। आर्य थे, किसने तर्क दिया? लक्ष्मण स्वरूप और राम लक्ष्मण, ऐसे मान लो, राम लक्ष्मण और आर्य। ठीक है। ईरानी बलूचिस्तान ये ग्रामीण संस्कृतियों से विकास हुआ है, फेयर सर्विस ने बोला है। ठीक, ऐसा ध्यान रख सकते हैं। उसके अलावा किसने? ये विदेशों से आए थे, क्रेमर, अर्नेस्ट मैके, गार्डन चाइल्ड, संकलिया और मार्टिन व्हीलर। ठीक है। ये तो सभी के विचार आप लोगों ने देख लिए। अब आते हैं कि मेसोपोटामिया से और यहाँ हड़प्पा में, सिंधु घाटी में डिफरेंसेस क्या है, समानताएं क्या है। इसे हम अलग से डिटेल, बहुत डिटेल में भी समझेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए क्योंकि जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर समानता के आधार पर कुछ लोग बोल रहे हैं विदेशों से आए हुए हैं, तो हमारे लिए यहाँ भी जरूरी बन जाता है कि हम कम से कम थोड़ा तो समझें कि दोनों में अंतर क्या है। देखो, मेसोपोटामिया के जो नगर हैं वो अव्यवस्थित है, इतना तो कम से कम आपको ध्यान रखना ही है। यहाँ के जो नगर हैं सिंधु घाटी सभ्यता के, वो व्यवस्थित नगर हैं। व्यवस्थित नगर का मतलब सड़कें चौड़ी और कैसी? समकोण पर काटती हुई। यहाँ के जो नगर हैं वो ग्रिड पैटर्न में है। ग्रिड पैटर्न का मतलब इस तरह से ग्रिड बना रहे हैं, ये ग्रिड बना रहे हैं। ये ग्रिड समझते ही होगे, एक लाइन दूसरी लाइन ऐसे करके ग्रिड बना रहे हैं। समकोण पर सीधी सड़कें हैं। इसके जो घर हैं, घर में अब की तरह बिल्कुल स्वच्छता के लिए क्या है? नाली, नालियां बनाई हुई हैं। नालियां मुख्य नाली में मिल रही है, नालियां ढकी हुई हैं। खिड़की दरवाजे गलियों में खुल रहे हैं। घरों में ही आंगन है, आंगन की साइड में रसोई घर है, रसोई घर से धुआं निकलने के लिए उत्तम व्यवस्था है। उसके अलावा क्या है? बाथरूम है। तो वो सारी चीजें प्रॉपर प्लानिंग के साथ की हुई हैं। ऊपरी नगर, निचला नगर है, व्यापार वाला ऊपरी वर्ग है, और उसको बाउंड्री की हुई है। तो ये सब हमें देखने मिलता है कहाँ पर? इस सिंधु घाटी सभ्यता में, जो मेसोपोटामिया में नहीं मिलता है। दूसरी चीज है, यहाँ पर कीलाक्षर लिपि है। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि ऐसे कील की तरह इसके जो चित्र हैं वो इस तरह से है। ठीक है। और यहाँ के जो चित्र हैं वो भाव चित्रात्मक है। आदमी को दिखाना है तो इस तरीके से, उसको खुश दिखाना है तो ये हो गया, दुखी दिखाना है, उसके हाथ में भाला दिखाना है, तलवार दिखानी है, शिकार करते हुए दिखाना है तो इस तरीके से। अब यहाँ पर मैं बना पाऊंगा, नहीं बना पाऊंगा, इस तरीके से जानवर दिखा दिया, मछली दिखा दी। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ की भाव चित्रात्मक लिपि है।
दूसरा आगे चलते हैं तो यहाँ पर मंदिर और पुरोहितों का महत्वपूर्ण स्थान है और संभवतः यही शासक वर्ग था। मेसोपोटामिया में यही प्रशासन वर्ग था। और यहाँ पर क्या है, मंदिरों का अस्तित्व संदेहास्पद है। यानी कि संदेह है, मंदिर थे नहीं थे, मंदिर संभवतः नहीं थे। ठीक है, कुछ मूर्तियां यहाँ से जरूर मिल रही है। ठीक। उसके अलावा मुख्यतः कच्ची ईंटों का यहाँ पर प्रयोग हुआ है और यहाँ पर मुख्यतः पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है। तो ये इसमें कुछ मेन डिफरेंसेज है। ठीक है, तो इतना समझ लिया, आज की थीम हमारी कंप्लीट हुई। अब इससे आगे हम समझेंगे कि इनका समय क्या था, हड़प्पा सभ्यता का समय क्या था, उनकी मैच्योर टाइम क्या था। उसके अलावा हड़प्पा से जो पहली बस्तियां हैं और बाद की बस्तियां हैं, वो सब उन्हें डिटेल में समझेंगे। तो फिलहाल इतना समझ लिया है, इतना ही काफ़ी है आज के लिए, इस वीडियो के लिए। तो अच्छा लगा हो, लॉजिकल लगा हो और समझ में आया हो, लाइक करके आगे बढ़ा दीजिए और जुड़िए और साथी परिवार के साथ सभी को जोड़िए। धन्यवाद। जय हिंद।